आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार की बात है, इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं। तो वक्त ने क्या कहा होगा? तो वक्त ने कहा, धूप हो या छांव हो, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं चलता रहता हूँ। मैं चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। मैं चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी जीत जाओगे। इसको आप कुछ लोगों ने समझा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं रुकती। वो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड चलता रहता है। वो कभी नहीं रुकता, अनवरत 24 घंटे चलता रहता है। इसीलिए क्या है, वो हमेशा जीत जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम भी 24 घंटे वर्क करें तभी हम सफल होंगे। कहने का मतलब है कि हमें वक्त के साथ चलना है। वक्त इन द सेंस ऑफ कि जो चीज़ हम एक टाइम टेबल बना लें। मान लीजिए सपोज डेट हम 4 ही घंटा पढ़ें, लेकिन 4 घंटा आज पढ़ें तो 4 घंटा कल पढ़ें तो 4 घंटा परसों बोलें। इट मीन्स वक्त के साथ रेगुलर रूटीन बनाकर पढ़ें, तब जाके हम क्या होंगे, हम भी सफल हो जाएंगे। और होता क्या है, जब कोई एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम से जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन आती है, हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं। और हमें क्या है, एक साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, आवश्यकता का सिद्धांत। तो वहाँ लगता है कि नहीं, ये हमारी आवश्यकता है तो अब हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे सिलेक्शन नहीं होना है। ये आपके लिए नहीं, ये हम सभी के लिए एक रूल है कि हमको क्या होगा, अनवरत ही कंटिन्यू लगातार अपने उद्देश्य के लिए जागृत रहना होगा, तभी जाके हम सफल हो पाएंगे। अगर हम एग्ज़ाम टाइम में मोटिवेट होंगे तो उससे हमारा काम नहीं होने वाला है। जैसे इस समय आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, अच्छा टाइम मिला है, अगर इस टाइम को आप यूटिलाइज कर लेते हैं तो जैसे ही किसी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी तो क्या होगा, वहाँ से आप क्या होगा, आप अंदर से ऑलरेडी मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि आपके पास तब पढ़ने को बहुत कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि रूटीन बना के रेगुलरली आप उस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, और हम टॉपिक पढ़ रहे थे, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था बंगाल और फिर पढ़ा बंगाल के नवाब। उसके अंतर्गत हमने ब्लैक होल की घटना पढ़ा और अलीनगर की संधि पढ़ी। तो ब्लैक होल की घटना से अंग्रेजों के अंदर बंगाल के नवाब के प्रति जो है बड़ा द्वेष भाव थी, अंदर से वो बदला लेने की भावना थी। उसके बाद अलीनगर की संधि होती है और अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर पर कब्जा कर क्या होता है, संधि का उल्लंघन भी किया जाता है। यहाँ से क्या है, नवाब भी क्रोधित होता है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया कि बंगाल क्या है, एक उन्नत एवं समृद्ध क्षेत्र है, तो अंग्रेजों की नज़र उस पर बहुत पहले से ही बनी थी। अब यहाँ पर बात करें, जब ये सब घटित होता है तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि बंगाल के नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की प्रयास करता है। अब षड्यंत्र क्यों? क्योंकि बात करें कि एक तरीके से उसे बंगाल पर अधिकार करना है, किसे, अंग्रेजों को। और बंगाल की सेना जो कि बहुत बड़ी सेना थी, 50,000 के लगभग सेना थी और काफ़ी अत्यंत प्रभावशाली पर्सन था, कौन, नवाब सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव उनके लिए क्या करता था, एक रणनीति बनाना चाहता था। तो पहले तो उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया कि मुझे बंगाल के नवाब को हराना है। लेकिन उस समय मैंने बात की, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, जो कि किसके से, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। तो मोस्टली अगर बात करें तो अंग्रेज फ्रांसीसियों के साथ युद्ध करने में क्या थे, बिजी थे। अब यहाँ पर बात करें, अब यहाँ पर क्लाइव को क्या करना था, काफ़ी समझदार बंदा था, तो उसने स्ट्रेटजी सोची कि अगर बंगाल के नवाब को हराना है तो उसके खिलाफ हमें क्या करना होगा, षड्यंत्र रचना होगा। और जब षड्यंत्र रचना होगा तो सबसे पहले उसने दिमाग लगाया कि जो बंगाल के नवाब के विरुद्ध हैं, जो उनके खिलाफ हैं, सबसे पहले हमें उन्हें ही टारगेट करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने अपना गुप्तचर भेजा बंगाल के नवाब के दरबार में और वहाँ पता लगाने की कोशिश की। तो एक वहाँ पर बंगाल में एक व्यापारी था जिसका नाम था अमीर चंद, धनी व्यापारी था। अमीर चंद के माध्यम से उसने जो है लोगों से संपर्क करना शुरू किया।
तो जब संपर्क करना शुरू किया तो सबसे पहले जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, जो बात करें तो सिराजुद्दौला से अंदर से बहुत घृणा करता था और खुद ही गद्दी पर बैठने की लालसा रखता था। तो पहला पर्सन कौन मिलता है? मीर जाफर, जो कि विश्वासघात करने के लिए ओके हो जाता है और क्लाइव के साथ समझौता करता है कि आप मुझे गद्दी दे देना, बाकी सब आपके अधिकार में हो जाएगा। दूसरा अन्य अधिकारी एक होता है यार लतीफ़, यार लतीफ़ से कांटेक्ट होता है, वो भी एग्री हो जाता है। और तीसरा पर्सन एग्री होता है राय दुर्लभ, जो कि वहाँ का दीवान होता है, दीवान भी एग्री हो जाता है, राय दुर्लभ। उसके अलावा एक पर्सन वहाँ का बैंकर है जगत सेठ, जगत सेठ भी विश्वासघात करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर क्लाइव को ये 4 पर्सन मिल गए जो क्या हैं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ धोखा करने को रेडी होते हैं। यहाँ पर इनके बीच में कॉन्टेक्ट होता है कि क्लाइव कहते हैं कि आप मेरा सपोर्ट करो, मीर जाफर मैं आपको गद्दी दूंगा, और इन लोगों को धन देने की बात कहते हैं और कहते हैं कि मुझे जो अधिकार चाहिए, क्या चाहिए, कंपनी को दुर्गीकरण करने का अधिकार चाहिए, उसके अलावा 24 परगने की जिम्मेदारी हमें चाहिए, 24 परगने की जिम्मेदारी चाहिए, जिस पे ये एग्री हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्लाइव के 2 एजेंट होते हैं, एक एजेंट कौन है, व्यापारी अमीर चंद, और दूसरे होते हैं वाट्स, जो कि कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख होते हैं। ये दोनों क्या हैं, इसके एजेंट। ये सब प्लानिंग हो रही होती है, ये सब कांटेक्ट हो जाता है और एजेंट के रूप में ये 2 पर्सन होते हैं। तो इसमें अमीर चंद जो कि एक धनी व्यापारी हैं, वो इस षड्यंत्र का भांडाफोड़ करने की बात कहते हैं। क्लाइव से कहते हैं कि मैं आपके षड्यंत्र का भांडाफोड़ कर दूंगा अगर मुझे 30 लाख रुपए, वो क्या कहता है, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए और नवाब का जो भी खजाना है उसका आधा खजाना मुझे चाहिए। अब यहाँ पर एक और लालच उत्पन्न हो गया अमीर चंद के अंदर, उसने कहा मुझे 30 लाख रुपए दो और नवाब का जितना भी खजाना है उसका आधा मुझे दो, वरना मैं आपके षड्यंत्र को सबको नवाब को जाके बता दूंगा। अब यहाँ पर क्लाइव जो कि होशियार बंदा, वो क्या करता है कि अमीर चंद के साथ एग्री हो जाता है और 2 दस्तावेज तैयार करता है। 2 दस्तावेज तैयार करता है, एक लाल दस्तावेज और एक सफ़ेद दस्तावेज। सफ़ेद दस्तावेज जो कि ओरिजिनल दस्तावेज होता है, उस पर टर्म कंडीशन अपने पक्ष वाली लिखता है। जो लाल दस्तावेज होता है वो लोकल दस्तावेज होता है फर्जी का, उस पर अमीर चंद के साथ जो टाई अप होता है वो सब चीज़ें लिख देता है। अब यहाँ क्लाइव क्या करता है, जो सफ़ेद दस्तावेज ओरिजिनल है उस पर अपने उच्च अधिकारी वाटसन के सिग्नेचर करा लेता है, और जो लाल दस्तावेज होता है उस पर वाटसन के वो स्वयं हस्ताक्षर कर देता है, मतलब डुप्लीकेट हस्ताक्षर, नकली हस्ताक्षर कर देता है, और वो लाल दस्तावेज किसे दे देता है, अमीर चंद को। अमीर चंद एग्री हो जाता है कि भाई मैं अब इसका भांडाफोड़ नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्लाइव अमीर चंद की हत्या करवा देता है। ठीक है, अमीर चंद की हत्या करवा देता है और फिर क्या है, इनका जो षड्यंत्र होता है एक तरीके से सफल होने की कगार पर होता है। यहाँ पर क्लाइव मीर जाफर से कहते हैं कि आपको क्या करना है, बंगाल के नवाब को कहाँ लाना है, प्लासी लाना है, प्लासी लेकर आना है और वहीं पर हम इनको पराजित करेंगे। तो यहीं से पृष्ठभूमि तैयार हुई एक तरीके से विरुद्ध षड्यंत्र कर फिर आ जाते हैं हम कहाँ, प्लासी। प्लासी के युद्ध की बात करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। कब हुआ, 23 जून 1757 को हुआ। अब ये प्लासी पड़ता कहाँ है, तो नदिया जिला जो कि पश्चिम बंगाल में गंगा तट पर स्थित, गंगा तट पर स्थित है क्या, प्लासी। नदिया जिले में गंगा तट पर स्थित है प्लासी। अब ये बात करें प्लासी का युद्ध, जैसा कि यहाँ पर जो कांटेक्ट हुआ उसमें नवाब को कहाँ लाना था, प्लासी के मैदान पे लाना था। अब दोनों के बीच में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757। किसके मध्य हुआ, क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर क्लाइव की बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि शक्ति, अगर दोनों की पावर की बात करें तो नवाब सिराजुद्दौला के पास एक बड़ी विशाल सेना थी और क्लाइव के पास उतनी विशाल सेना नहीं थी। क्लाइव की बात करें तो उनके पास 950 यूरोपीय पैदल थे और 100 यूरोपीय तोपची थे जो तोप चलाते थे, 50 नाविक थे और 2100 भारतीय सैनिक थे जो क्लाइव की ओर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना थी, लगभग 50,000 के आसपास की विशाल सेना थी और उनकी तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे, मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिक।
ये क्या थे, ये जो है नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। और बाकी अगर बात करें तो नवाब सिराजुद्दौला की सेना में ये लोग भी शामिल थे, जिसमें मीर जाफर उनका सेनापति क्या कर देता है, विश्वासघात कर देता है। अब यहाँ पर क्लाइव क्या करते हैं, अब यहाँ पर युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार करते हैं, तो क्लाइव क्या करते हैं, एक दोष रोपण करते हैं किसके ऊपर, नवाब के ऊपर। कहते हैं कि नवाब जो है फ्रांसीसियों का सपोर्ट ले रहे हैं, और वो क्या करते हैं, क्लाइव अपनी सेना लेकर कहाँ पहुंच जाते हैं, प्लासी पहुंच जाते हैं। क्लाइव अपनी सेना लेकर प्लासी पहुंच जाते हैं। उधर इतने सैनिक लेकर लगभग 3200 कुल सैनिक होते हैं इसके पास, क्लाइव के पास। नवाब सिराजुद्दौला अपनी सेना लेके आते हैं और युद्ध करने से पूर्व ही मीर जाफर जो कि धोखा करता है, बहुत सारे सैनिक इसके वापस लौट जाते हैं, क्योंकि किसके समर्थन में थे, मीर जाफर के समर्थन में थे। अब यहाँ पर एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की क्या है, जो सेना है वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि इनकी ही सेना में इनके विश्वासघाती लोग भरे होते हैं, और उनकी तरफ से मुख्य रूप से मीर मदान और मोहनलाल युद्ध करते हैं। मीर मदान युद्ध में मारा जाता है, जो कि बहुत शक्तिशाली सैनिक होता है। जब वो मारा जाता है तब यहाँ पर एक टेरर उत्पन्न हो जाता है और नवाब की सेना में उथल पुथल मच जाती है। इस युद्ध में बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव की सेना के लगभग 23 सैनिक मारे जाते हैं और लगभग 49-50 सैनिक घायल हो जाते हैं। और बात करें नवाब सिराजुद्दौला के सैनिकों की तो लगभग 500 सैनिक मारे जाते हैं और उतने ही 500 सैनिक घायल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, बंगाल के नवाब जो है परेशान हो जाते हैं, तो वहाँ से वो मैदान छोड़कर भागते हैं और कहाँ जाते हैं, मुर्शिदाबाद पहुँच जाते हैं। मुर्शिदाबाद पहुँचते हैं जहाँ पर मीर जाफर जो कि इनका सेनापति था, विश्वासघात करता है। मीर जाफर का पुत्र है मीरन किसका है, मीर जाफर का लड़का है। ये मोहम्मद बेग द्वारा क्या करता है, सिराजुद्दौला की हत्या करवा देता है। कौन करता है, मीरन करवाता है, किससे, मोहम्मद बेग द्वारा नवाब सिराजुद्दौला की हत्या करवा देता है। और यहीं पर क्या होता है, अंग्रेजों की विजय होती है, रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है, और हमारे भारत में अंग्रेजों के पैर स्थायी रूप से पड़ जाते हैं। यहीं से अंग्रेजों की स्थिति सुधर जाती है और हमारे भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार प्रारंभ हो जाता है। अब जब ये युद्ध होता है तो यहाँ पर जैसे कि मीर जाफर जो कि सेनापति था, इसे गद्दी की लालसा होती है। मीर जाफर फिर क्या करता है, पुरस्कार देता है, जो टर्म कंडीशन कंपनी को दुर्गीकरण करने की और 24 परगने की जमींदारी तो देता ही देता है। साथ में क्या करता है, क्लाइव को 2,31,000 रुपए उपहार स्वरूप भेंट करता है और साथ ही में 50 लाख रुपए सैनिकों और नाविकों को भी दिया जाता है। तो यहाँ से बात करें, ये प्लासी का युद्ध एक बहुत ही निर्णायक युद्ध किसके लिए कहा जाएगा, अंग्रेजों के लिए, क्योंकि यहीं से क्या हुआ था, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। ठीक है, और इसमें सबसे मेन किसका रोल रहा, क्लाइव का रहा। और बात करें, ये 4 विश्वासघाती अगर ना होते तो आज हमारे भारत में जो बीच में हमने इतना सारा इतिहास पढ़ा, अंग्रेजों को पढ़ा, ये शायद ही ना पढ़ते, क्योंकि उस समय हमारे बंगाल की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। तो आज हमने पढ़ा प्लासी का युद्ध। अब यहाँ पर क्या, आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे मीर जाफर, जिसे क्या है, क्लाइव का गधा भी बहुत जगह प्रोनाउंसिएट किया जाता है, किताबों में पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गद्दी पे कौन बैठता है, मीर जाफर। तो आगे क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। आप इसे अच्छे से देखिए, आप इसे बुक्स में पढ़ेंगे, बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे तो मे भी हो सकता है आपको समझ में ना आए। देखिए, मैंने इसे शॉर्ट में बनाया है, आप शॉर्ट में देखें और अपनी लैंग्वेज में, जो मैं बोल रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जो आप लिखते हैं वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बुकिश लैंग्वेज उतनी आपको समझ में नहीं आएगी। आप इस चीज़ को 1 से 2 बार सुने, लिखें, और 1-2 बार सुनने के बाद फिर अपने तरीके से पॉइंट बना के लिखें। जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा वो आपके दिमाग में स्थायी पॉइंट्स हो जाएंगे। और चीज़ों का रिलेशन याद करें, इन चीज़ों को याद करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर इस पूरी कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे, इस पूरे वे को समझ लेंगे, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।